हेलो बच्चों, चलो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12th। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ओके, हाँ एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चलो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये लाइन है। चलो देखो, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी से ही करवा रही हूँ, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट लाइन्स है सबको हाईलाइट करती जाऊंगी और एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। रेस्ट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट एनसीईआरटी को हम मैक्सिमम कवरिंग कर रहे हैं बाय दिस चैप्टर। मैक्सिमम यानी कंप्लीट ही कर रहे हैं। देखो, लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। तो आप लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो? बायोमोलिक्यूल चैप्टर का केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो? बायोलॉजी में तो समझ में आते हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ सम केमिकल स्ट्रक्चर्स। तो हमको इसका पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, जो जीन्स, जो बॉडी एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में जाते हैं। आप क्यों अपने पेरेंट से, दादा दादी से सिमिलर दिखते हो? तो वो किसके वजह से होते हैं? दीज न्यूक्लिक एसिड विच आर अल्टीमेटली प्रोटीन। ठीक है, वो उनसे बने हैं, तो उनका केमिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड। प्रोटीन, हम न्यूक्लिक एसिड तो नहीं खाते, खैर हम जब नॉन वेज चिकन विकन में न्यूक्लिक एसिड भी आपके पेट में जाता है। ठीक है, बट अदरवाइज प्लांट सोर्सेज से या एनिमल सोर्सेज से व्हाट वी गेट न्यूट्रिशन के फॉर्म में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। डू वी गेट दैट? हाँ। सो दीज बायोमोलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद एंड कॉन्स्टिट्यूट द मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। यानी यही बायोमोलिक्यूल, भले कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, ये हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए काम करती हैं। कोई बोन्स को, कोई मसल्स को, कोई आरबीसीज को, और हमको न्यूट्रिशन देने में काम करती है। ये हो गया ह्यूमंस के लिए। प्लांट के लिए आपका ये सेल्यूलोज है, आपका स्टार्च है, ये सब प्लांट का इधर स्ट्रक्चरल और फूड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल सोर्स है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। चलो, कार्बोहाइड्रेट क्या है? दे आर प्राइमरी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। आप इंसान यूजुअली कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, हम तो प्लांट सोर्सेज से लेते हैं एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, देन वी हैव कॉमन प्लांट सोर्सेज। अच्छा चलो, कार्बोहाइड्रेट के कॉमन सोर्सेज क्या है? शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च। शुगर हमको कहाँ से मिलता है? केन शुगर, गन्ना। कार्बोहाइड्रेट आप आलू वगैरह से लेते हो, अगेन अ प्लांट सोर्स। स्टार्च आलू से लेते हो, स्टार्च का ही कार्बोहाइड्रेट एक फॉर्म है। ठीक है, ग्लूकोज, हमको वीकनेस लगता है तो ग्लूकोज लगता है, कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो अल्टीमेटली ये किस कैटेगरी में आ गया आपका? कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, स्टार्च, चेन शुगर, दे ऑल केम इनटू कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, इसका एक जनरल फॉर्मूला है, जो मैं हाईलाइट करती जाऊंगी ये लिख लो, CxH2O। तो देखो यहाँ आपके 4th लाइन में लिखा है CxH2OY। H2O को अलग से लिखा है ब्रैकेट में, Y को। Y इज एनी नंबर। ठीक है, X is any number but the number of carbon atoms present in that particular carbohydrate। तो देखो, हम कार्बोहाइड्रेट को दूसरा क्या बोल सकते हैं? हम उसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट या वाटर मॉलिक्यूल कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, इसीलिए नाम बोला, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं। तो इसका एक मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला देख लो, C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसका हो गया? ये भी आपको पता होना चाहिए। हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो फॉर्मूले इस पे ज्यादा बात करेंगे। तो C6H12 ये आप रट लो। ठीक है, दिस फिट्स इनटू द जनरल फॉर्मूला। अच्छा, अब मैंने एक जनरल फॉर्मूला आपको बता दिया, क्या? CxH2OY, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब ये जनरल फॉर्मूला बोलने की क्या बात हो गई? ये जनरल फॉर्मूला में जो जो फिट हो गए वो कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें होंगी जो कार्बोहाइड्रेट होंगी पर ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करेंगी। कुछ चीजें होंगी जो कार्बोहाइड्रेट है पर ये फॉर्मूला फॉलो करेंगी। यानी फॉर्मूला नहीं है तब भी कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्मूला है तब भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये ऐसे एक्सेप्शंस को हमेशा लर्न करके जाना
क्योंकि यहीं पे आपको बैठे बैठाए मार्क्स मिल जाते हैं विदाउट डूइंग मच एफर्ट। तो देखो क्या है, सो मैं रीड कर रही हूँ, मैंने समझा दिया है। एक जनरल फॉर्मूला है ओके कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन एक्सेप्शन है जो फॉर्मूला फॉलो नहीं करते पर कार्बोहाइड्रेट है। एक और रूल है जो फॉर्मूला फॉलो करते पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलो फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, नाम ही बता रहा है वो एसिड है, नाम ही बता रहा है वो एसिड है, लेकिन वो फॉर्मूला देखो C2 है, O2 है, H4 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, मतलब डबल नंबर ऑफ H2O। ठीक है, बट वो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं है। चलो अब एक और देखते हैं जो फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन वो शुगर है। तो दूसरा है इट इज फॉलोइंग C2, इट्स अ कार्ब। सिमिलरली रैमनोस एक पेंटोज शुगर है, नहीं सॉरी हेक्सोस ही है, जहां C6H2O, देखो O एक कम है, H2OY में O कम है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। तो आप याद रखना जनरल फॉर्मूला CXH2OY, ठीक है, लेकिन रैमनोस वो फॉर्मूला नहीं फॉलो करता, कार्बोहाइड्रेट है। एसिटिक एसिड फॉर्मूला फॉलो करता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। 3 क्वेश्चन अपने आप में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पे शॉर्ट नोट लिखना रहा तो ये दोनों लाइनें आपको लिखना है। जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है, प्लांट सोर्सेज से, कार्बोहाइड्रेट शुगर केन स्टार्च से मिलता है। ठीक है, रैमनोस फॉर्मूला नहीं फॉलो करता, ये सब लिखना, बट डज नॉट फिट इन द डेफिनेशन। चलो अ लार्ज नंबर ऑफ द रिएक्शंस बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द कार्बोहाइड्रेट केमिकली द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड। अब हम डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं, हालांकि पहले ही लिखना है आप लोगों को, लेकिन अब बाद में आया पूरा एक्सप्लेन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या हो गई। डेफिनेशन में सब आ जाएगा कि कुछ लोग फॉर्मूला फॉलो करते नहीं करते, ऐसे ऐसे आते हैं, तो वो क्या है, या तो वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इधर एक एल्डिहाइड ग्रुप रखेंगे या कीटोन ग्रुप, दोनों में से कोई एक ग्रुप रखेंगे। कैसे, सो कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव आप लोगों ने पढ़ा है क्या, आई डोंट नो, विच रोटेट द प्लेन पोलराइज राइट, तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, तोड़ तोड़ के लर्न करो। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, और डालना है एल्डिहाइड और कीटोन। और थर्ड आएगा कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। या तो वो कंपाउंड जिनको आप पानी में डाल दो तो आपको एल्डिहाइड कीटोन मिल गया, समझ गए, या तो आप पानी में डालो तो वो एल्डिहाइड कीटोन दे रहे हैं, तो वो सब कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आ जाते हैं। सो यू हैव सम। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट कुछ मीठे होते हैं, कुछ मीठे नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी हम बोलते हैं शुगर, सैकरिन मीठी होती है, लैक्टोज में मिल्क शुगर मीठी होती है, पर हर शुगर मीठी नहीं होती। तो ये देखो सम कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर। तो जो स्वीट है उनको हम शुगर बोलेंगे, यानी जो स्वीट नहीं है वो नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ठीक है, एंड द मोस्ट कॉमन शुगर इज विच वी फाउंड इज सुक्रोज। ठीक है, और जो वेयर इज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज लैक्टोज। तो कॉमनली यूज शुगर को सुक्रोज बोलेंगे। मिल्क से जो शुगर मिल रही है वो भी मीठी रहती है, स्वीट रहती है, उसको हम लैक्टोज बोलते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड लैक्टोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दूसरा नाम सैकराइड्स, एंड द सैकरोन मीन्स शुगर। ये सब आप कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन या शॉर्ट नोट में लिख सकते हो। चलो नाउ वील डू विद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आप क्लासिफाई कर सकते हो 3 कैटेगरी में, मोनोसैक, ओलिगोसैक, पॉलीसैक। ठीक है, मोनोसैक यानी वो जो C6H12O6 वो एक मोनोसैकराइड है, एक यूनिट है, वो एक यूनिट है। वो अगर एक है तो मोनो हो गए, तो ओलिगो क्या हो गई, वो 2 से 10 के बीच में हुए तो वो ओलिगो की कैटेगरी में आएंगे। वो 8 वाला हो, वो 9 वाला हो, वो 10 वाला हो, वो 6 वाला हो, वो 3 वाला हो। 3 वाला होगा तो ट्रायोज हो जाएगी, 5 वाला होगा तो पेंटोज हो जाएगी, 6 वाला होगा तो हेक्सोज हो जाएगी। ऐसे आप उसका नामकरण कर सकते हो। पर C6H12O6 वो एक मोनोमेरिक यूनिट है। ठीक है, तो ओलिगो हो गया 2 से 10, मोनो हो गया 1, तो 10 के अबव वाले
पॉलीसेक्राइड, फिर वो n नंबर हो सकते हैं, 100, 100+, वट एवर दे कैन बी द नंबर। ठीक है, तो इसमें आप इसका चार्ट ऐसे बनाना अपने इसमें आप इसका चार्ट बनाओ, पतला करो, मोनोसेक, ओलिगोसेक, पॉलीसेक। ठीक है, अब मोनोसेक्राइड में आप लिख लो यू हैव 1 यूनिट ऑफ मोनोमर। ठीक है, एंड अच्छा इनको हाइड्रोलिसिस, अरे यार जो एक है, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड और दोज कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यू विल गिव यू एल्डिहाइड और कीटोन या मोनोमरिक यूनिट। तो यार जो खुद ही एक है वो टूट के क्या ही देगा, वो टूट के कुछ नहीं देगा, तो दे डोंट ऑन अंडर हाइड्रोलिसिस डजंट गिव यू एनीथिंग। ठीक है, सो कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी इनको आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो और ये अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ यूनिट्स देंगे। तो कैसे डिफरेंशिएट, कार्बोहाइड्रेट लिखा तो आप इसमें मोनोमर्स, मोनोसेक, डाइसेक्रेट, मोनोसेक, ओलिगोसेक और पॉलीसेक, हाइड्रोलिसिस पे मोनोमरिक यूनिट नहीं देते, तो ये लोग देते। चलो, तो इसका एग्जाम्पल आप क्या दोगे मोनोमर का, ग्लूकोज, हाँ, राइबोस, हाँ, फ्रक्टोज, हाँ, n नंबर ऑफ। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर अपन आगे में आएगा करेंगे, तो आप डिफरेंशिएशन में स्ट्रक्चर्स भी दे सकते हो। चलो, ओलिगोसेक्राइड का सबसे पहला पॉइंट मैं बोल चुकी हूँ, ये 2 से 10 यूनिट्स होते हैं, किसके, मोनोसेक के 2 से 10 यूनिट, यानी ऑन, तो अगर ये 2 यूनिट वाला है तो वो 2, अगर वो डाइसेक्राइड है तो वो 2 यूनिट देगा, वो ट्राइसेक्राइड है तो वो 3 यूनिट देगा। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ओलिगोसेक्राइड में आपको 3 शुगर्स करने हैं जो अपने एनसीईआरटी में आते हैं। एक आप करोगे ग्लूकोज, एक आप करोगे ग्लूकोज, दूसरा आप करोगे माल्टोज, तीसरा आप करोगे लैक्टोज। तो ओलिगोसेक्राइड में डिटेल में आपको क्या समझना है, ओलिगोसेक्राइड का मैंने डाइसेक्राइड में आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, अब इनका डिटेल आगे करने वाले हैं अपन। ठीक है, वरना यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो। ग्लूकोज आपको देता है सुक्रोज का मोनोमरिक यूनिट along with, सॉरी, सुक्रोज, आप ग्लूकोज, सुक्रोज, एक सेकेंड, तो हम करेंगे सुक्रोज। सुक्रोज आपको देता है, ग्लूकोज सब में कॉमन रहेगा, सुक्रोज आपको देता है ग्लूकोज प्लस ये अपना फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज मोनोमरिक यूनिट है। दूसरा शुगर आप करोगे माल्टोज, माल्टोज से दोनों यूनिट आपको ग्लूकोज के मिलते हैं, ये सब रट लो। और लास्ट अपना है लैक्टोज, लैक्टोज से ये तीनों डाइसेक्राइड है, एक आपको गैलैक्टोज मिलता है और एक ग्लूकोज मिलता है। तो देखो, ओलिगोसेक्राइड में 3 डाइसेक्राइड्स हमको डिटेल में पढ़ने, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज तो उसमें सबसे पहले माल्टोज याद रखो, माल, वो दोनों ग्लूकोज देगा। अब बाकी दोनों में एक एक ग्लूकोज कॉमन है, पर सुक्रोज से आपको एक फ्रुक्टोज मिलता है, लैक्टोज से आपको एक गैलैक्टोज मिलता है। ये चीज़ याद रखना, तो आप डिफ्रेंसिएशन में अच्छे से कर सकते हो। अभी मैं इनको डिटेल में रीड करती हूँ। पॉलीसेक्राइड में नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, उसमें पॉलीसेक्राइड्स में हम ये सेल्यूलोज हाईलाइट करने दो। पॉलीसेक्राइड में हम स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन गम्स पढ़ेंगे, और स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं पॉलीसेक्राइड में भी बता दूँ, तो दे विल गिव ऑन हाइड्रोलिस मोनोमरिक यूनिट। ठीक है, स्टार्च आपको कहाँ मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। स्टार्च क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स।
सेलुलोज क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ प्लांट, उनके सेल वॉल काय की होती है? सेलुलोजिक सेल वॉल, राइट। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में होता है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फ्रूट फॉर एनिमल्स, ह्यूमंस, ईस्ट और फंगाई में भी होता है आपका ग्लाइकोजन। बॉडी में कहाँ मिलता है? लीवर में मिलता है। जब ग्लाइकोजन डिटेल में पढ़ूंगी तब फिर से बताऊंगी, पर ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है? आपके लीवर में मिलता है। हमारी मसल्स ग्लाइकोजन स्टोर करती है। कुछ बच्चे जिनका बायो नहीं है तो उनको ये बता रही हूँ, ग्लाइकोजन ह्यूमंस एनिमल्स की बॉडी में मसल्स में होता है, लीवर में होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और जब आपको चक्कर आ रहा है, वीकनेस हो रहा है, खाना नहीं खाए, तो बॉडी क्या करती है? लीवर को बोलती है चल थोड़ा सा ग्लाइकोजन दो। ग्लाइकोजन को वो तोड़कर ग्लूकोज में तैयार करती है और आपको बॉडी को एनर्जी देती है, ठीक है। तो अब मैं ये रीड कर रही हूँ, इसमें का ऑलमोस्ट सब बता दिया है। तो मोनोसेक्राइड, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, पहले ही बता दिए, इनटू सिमिलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, सो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ठीक है। 20 मोनोसेक्राइड्स आर नोन। तो मोनोसेक्राइड कितने टाइप के हमको पता है? 20 टाइप के पता है, पता होना चाहिए। सिंपल 3 लाइन में मोनोसेक्राइड आया तो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। टोटल नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड 20 हमको पता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड 2 से 10 रहेंगे मोनोमर्स, ओके। दे यील्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, देखो कार्बोहाइड्रेट that yield on at 2 to 10 monosec on hydrolysis are called oligosaccharides। तो वो डाई, ट्राई, टेट्रा, डिपेंडिंग, पेंटा सब हो सकते हैं एंड दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल बता दिया। 1 molecule of sucrose gives you 1 molecule of glucose along with fructose. 1 molecule of maltose give you 2 molecules of glucose. Lactose give you 1 molecule of galactose and the other molecule of glucose. समझा? 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 बस इसको नोट करते जाओ, शॉर्टकट में सब हो रहा। अब आ जाओ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में बता दिया लंबी चेन है, लंबी चेन है, ग्लूकोज 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 जुड़े हुए हैं या ग्लूकोज फ्रक्टोज कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड, और वो 10 से ज़्यादा है। ये अपने आप को बता दो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, कोई इशू नहीं, लेकिन इसके एग्जाम्पल तो हमको पता होने चाहिए। तो क्या है? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और एक गम भी डालो। लेकिन इन 3 को हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आप अपने शॉर्ट नोट को 12th के स्टैंडर्ड के शॉर्ट नोट पे यू कैन कंपाइल इट डेफिनेटली। कैसे? चलो अब मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट, हमने बोला था कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट, सुक्रोज, दूसरा हमने पढ़ा था लैक्टोज, मिल्क शुगर, ठीक है। लेकिन पॉलीसेक्राइड्स जो है ना वो इतनी लंबी चेन है। आपने कभी देखा स्टार्च कोई मीठा लगता है? आलू खाते हो उसमें स्टार्च होता है, मीठा आलू, वो ठीक है। स्वीट पोटैटो छोड़ दो, सादे आलू की बात करो, ठीक है। सेल्यूलोज नहीं, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज देता है, ठीक है। तो दे आर नॉट स्वीट, हेंस दे आर नॉन शुगर्स बोलते हैं। तो पॉलीसेक्राइड का दूसरा पॉइंट डाल देना, नॉट स्वीट बोल देना, नॉन शुगर भी बोलते हैं, ओके। द कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो क्लासिफाइड ईदर ऑन, अच्छा कार्बोहाइड्रेट का एक क्लासिफिकेशन आपने नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स के ऊपर किया, मोनो, ओलिगो, पॉली। एक और तरीका आप कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर सकते हो, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो रिड्यूस किसको कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं फेलिंग्स रिएजेंट को। कौन से रिएजेंट को? फेलिंग्स एंड टोलेंस रिएजेंट। तो ये रिएजेंट के नाम आपको पता होना चाहिए, केमिकल स्ट्रक्चर भी पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं वीडियो के आखिरी में ये दोनों रिएजेंट्स के ये भी डाल दूंगी इसमें स्ट्रक्चर्स, क्योंकि केमिस्ट्री है तो स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ी बात है, या कॉम्पोजिशन ऑफ रिएजेंट जो कॉम्बिनेशन है वो डाल दूंगी, ठीक है, वो समझ के जरूर जाना। तो रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, किसको रिड्यूस कर रहा? फेलिंग्स रिएजेंट और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, ओके, ये पता होना चाहिए। तो दे आर referred to as reducing sugars and all monosaccharides whether they are aldehyde or ketone। मोनो वाले क्या हैं? दे आर रिड्यूसिंग। मोनो वाले क्या है? तो मोनो के शॉर्ट फॉर्म में एक और डाल देना, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये चलो डाल देते हैं, दे आर रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। डाइसैक्राइड्स में भी ज़्यादातर रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन ये सुक्रोज जो है, चलो डाई को जब पढ़ते हैं तब बताते। ठीक है, नाउ देखो मोनोसेक्राइड्स फर्दर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा अपने कार्बोहाइड्रेट को फिर से, तो मोनो को बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ
द मेंबर कार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड, उस बेसिस पे भी आप उसको फंक्शनल ग्रुप पे, तभी तो एल्डोज और कीटोज बोल रहे हो, तभी तो आप उसको एल्डोज, अगर CHO है तो वो एल्डोज होगा, शुगर मोनोसेक्राइड बट एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, और वही C डबल बॉन्ड O हो गया। आपको ये तो पता है, आपको ये तो पता है कि एल्डिहाइड में CHO ग्रुप रहेगा, लेकिन कीटोन में ओनली यू विल हैव कीटोन ग्रुप, O ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड में CHO है फंक्शनल ग्रुप और कीटोन में COOH ग्रुप है, तो दे आर योर एल्डिहाइड और कीटोन। ऑन दिस बेसिस ऑल्सो वी कैन क्लासीफाई। चलो ये क्लीन करती हूँ, ओके। चलो, सो इफ मोनोमर्स contain aldehyde group, they are aldose. If they contain keto group, they are ketos. Okay. Number of carbon atoms constituting monosaccharide is also introduced. चलो वो छोड़ दो, अभी देख लो। अभी एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो उनके नाम देख लेते हैं। एल्डिहाइड है और कीटोन है, चलो एल्डिहाइड है और कीटोन है। देखो 3 कार्बन वाला है, अगर कार्बन 3 है तो ट्रायोस बोलेंगे, एल्डिहाइड है तो अल्डो ट्रायोस, कीटोन है तो कीटो ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, तो एल्डिहाइड में अल्डो टेट्रोस, कीटोन है तो कीटो टेट्रोस, पेंटोज है तो अल्डो पेंटोस, पहले एल्डिहाइड बोलना फिर पेंटोज शुगर, वैसे कीटो बोलना कीटो पेंटोस, बस सिंपल है। आप इसको एग्जाम्पल अपने इसमें दे सकते हो। किस में है ये मोनोमर्स में है, ये मोनोमर्स में है, ओके। नाउ मोनोसेक्राइड्स, नाउ अभी मैंने तुमको बोला था, पॉलीसेक्राइड में ये ओलिगोसेक्राइड में ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज को हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो हियर वी कम विद दैट पॉइंट। ग्लूकोज, ठीक है। देखो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एंड इन द कंबाइंड फॉर्म। तो ग्लूकोज आपको नेचर में मिलता है, अकेला ग्लूकोज भी दिख जाएगा, कहीं दूसरे कॉम्बिनेशन में भी दिख जाएगा। हाँ, माल्टोज में अकेला दिखता है, कहीं सुक्रोज के साथ दिखता है, कहीं किसी और चीज़ों के भी साथ होता है, ओके ठीक है। देखो स्वीट फ्रूट्स में रहता है, क्योंकि ग्लूकोज स्वीट है तो स्वीट फ्रूट में डाल दो, हनी में भी रहता है, राइप ग्रेप्स से आपको ग्लूकोज मिलता है, लार्ज अमाउंट में होता है। तो चलो अभी इसका आपको प्रेपरेशन देखना है, प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो फ्रॉम सुक्रोज से आप इसको बना रहे हो, मैंने बताया था ग्लूकोज किससे मिलता है, सबसे मिलता है, सुक्रोज से भी मिलता है, माल्टोज से भी मिलता है और लैक्टोज से भी मिलता है, ठीक है। लेकिन बाकी सिंथेसिस देखते हैं। तो केन शुगर, गन्ना ले लो, गन्ना से आप शुगर, पता है आप पेरेंट्स लोग बोलते हैं घर में कि शक्कर मत खाओ, शक्कर मत खाओ, क्यों? क्योंकि शुगर एसिड में डालने के बाद और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में आपके गन्ने के रस को डालते हैं, ठीक है, काफ़ी देर तक के रखते हैं, तो उसमें एक एसिड कंटेंट भी आ जाएगा ना, इसीलिए मना करते हैं, क्योंकि वो एसिड में डिसॉल्व होने के बाद ये शुगर तैयार होती है, ठीक है। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज हम क्या डालेंगे, मैंने बता दिया। मम्मी पापा बोलते हैं शक्कर मत खाओ, शक्कर मत खाओ, क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद बनती है। तो अभी चलो ऐसे याद रखना, अगर केमिकल रिएक्शन बनानी हो तो देखो केन शुगर ले लिया। इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, इन अल्कोहलिक सोल्यूशन, उसमें थोड़ा अल्कोहलिक सोल्यूशन भी डालेगा, सो यू गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑब्टेन। देखो तो सुक्रोज डाला था, बोला था सुक्रोज लोगे तो आपको ये देगा एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, तो दे दिया, क्या डाला, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल में, ठीक है। ये ब्लैक पेज को हमारे को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम इसे नहीं यूज करें। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसी को केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। केमिस्ट्री है, केमिकल इक्वेशन को कैसे हम भूल सकते हैं। तो देखो सुक्रोज जो होता है डाइसेक्राइड है, हाँ, तो देखो यूजुअली फॉर्मूला हमने क्या देखा, C6H12O6, डाई है तो C12 हो जाएंगे, H12 है तो कुछ 24 के आसपास चले जाएंगे, लेकिन वो 22 रहते हैं।
और O12 होना चाहिए, लेकिन हमने देखा ना कुछ जगह पे हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, तो H और OH ऐड होगा, तो हाइड्रोलिसिस कहाँ से लेगी, वाटर से ऐड होएगा। ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यानी हमारा फॉर्मूला फिर हमको सुक्रोज का पता होना चाहिए। हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला है C12 H22O11। क्यों O11? क्योंकि अभी हम इसमें डालेंगे 2 H और 1 O। देखो ये वाले दोनों H यहाँ जाकर इसको 24 कर देंगे और O इसको जाके 12 कर देगा, और वो C6H12O6 का फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो देखो ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 मिल रहे हैं। सूर्यांश ध्यान दो, C6H12O6 मिल रहे हैं। ठीक है, तो देख लो अपनी एनसीईआरटी बुक में देखो C12H22O11 प्लस H2O, ये H2O H प्लस OH के फॉर्म में आप लिखकर उसमें ऐड करोगे। देखो ऊपर H प्लस दिया है क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो दो मॉलिक्यूल्स, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल गया है। ठीक है, ऐसे ही केमिकल इक्वेशन लिख के आओ। नेक्स्ट हमने पहले बना दिया गन्ने से, हमने केन शुगर से बना लिया। नेक्स्ट हम बना रहे स्टार्च से। स्टार्च यानी सपोज आलू को आपने डिसॉल्व किया, आलू को भिगो के रखो और देखो क्रश कर दो आलू को पूरा, और बहुत सारे पानी में रखो और उसको ना हाथ से दबाओ, और उसके बाद उसको छोड़ दो 1 घंटा। नीचे आपको व्हाइट पाउडर मिलेगा, जैसे व्हाइट शुगर होती है, ग्लूकॉन डी में ग्लूकोज पाउडर होता है, वैसा पाउडर मिलता है। आप वो आलू के छिलकों को या इस पानी को फिर हिला के छान लो, और तो वो आलू का क्रशिंग निकल जाएगा। वो व्हाइट पाउडर को अगर आप ड्राई करोगे और फिल्टर कर लो, फिल्टर पेपर पे रख के, ये लैब में आप लोग आगे करके चल के शायद करो शायद ना करो, कौन सी फील्ड है उस पर, तो उसको, तो वो हो गया स्टार्च एक तरीके से। अभी अपने को स्टार्च पर कॉर्न स्टार्च मिलता है, कॉर्न स्टार्च मिलता है, चाइनीज में डलता है कॉर्न स्टार्च व्हाइट पाउडर। ठीक है, क्रिस्पी वेज में डलता है व्हाइट पाउडर, या मैदे को इमेजिन कर लो। ठीक है, बस अब हम उससे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ग्लूकोज। कैसे, तो कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर आपने किया, एसिड डाला, सादी शुगर मिली। अभी हम स्टार्च का करें, उसको हम बॉईल करेंगे, उसको भी हम एसिड डालेंगे और वही एसिड डालेंगे H2SO4। अभी हमने HCl की यहाँ बात नहीं की, लेकिन यहाँ एक चीज़ ऐड हो रही है आपको, HCl हट गया, अल्कोहल हट गया केन शुगर से, यहाँ आ गया टेम्परेचर 393 केल्विन एंड दैट इवन अंडर प्रेशर, और वो प्रेशर कितना रहेगा 2 to 3 ATM। या तो क्या ऐड हो गया, जब हमने स्टार्च ले लिया, सपोज आपका कॉर्न स्टार्च ले लो, ठीक है, उसमें से मेरे को अभी ग्लूकोज चाहिए, तो मैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगी, मैं टेम्परेचर 393 डिग्री रखूंगी, और मैं उसको प्रेशर, जैसे कुकर में प्रेशर होता है ना, कुकर में डाल दिया सब कुछ और नीचे से आग लगा दी बहुत सारा एसिड मिला के, तो 373 कुकर का टेम्परेचर रेज होना चाहिए और प्रेशर कितना होना चाहिए 2 to 3 ATM। तो आपने स्टार्च डाला कुकर में, ऐसे याद रखो ये वाला सेकेंड रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। चलो प्रिपरेशन भी हो गई, अब चलो आपने सुक्रोज ग्लूकोज बना लिया, तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते कैसे दिखता है जो आपने बनाया है, या जो शक्कर को आप खाते हो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। चलो आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखो साइड में लिखा है, बोला था अल्डिहाइड में आता है, तो देखो ऊपर HCHO ग्रुप है, फिर 4 कार्बन की चेन है, तो इसको ना 6 कार्बन की चेन बना लो। कैसे समझना, इसको 6 कार्बन की चेन बना दो, 1 2 3 4 5 और छठा। ठीक है, सबसे नीचे वाले कार्बन को CH2OH दे दो, सबसे लास्ट नीचे वाले कार्बन को CH2OH दे दो, तो ऊपर वाले कार्बन को आप CHO दे दो। एल्डिहाइड है, ग्लूकोज एल्डिहाइड है, कि आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा CHO, तो देखो ऊपर में CHO और नीचे में पूरे आप कार्बोहाइड्रेट में और के स्ट्रक्चर में जब आप करोगे नीचे CH2 दे दो। पोजीशन बनाने का तरीका बता रही हूँ, 6 कार्बन होना, हेक्सोस, जहाँ पेंटोस शुगर रहेगा वहाँ उसको 5 कर देंगे हम फिलहाल। ठीक है, अब ये चेन वाला स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज का लर्न कर रहे हो, तो देखो अभी HOH 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 आपको देने हैं इनको।
ठीक है, इसमें पहला एक देना राइट में, OH को आप दे रहे हो पोजीशन, OH को आप दे रहे हो पोजीशन, इसका लेफ्ट राइट स्ट्रक्चर करना है। OH H OH, फिर राइट में OH, यहाँ फिर H देते जाओ। तो राइट लेफ्ट, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, चेन वाला स्ट्रक्चर। बाद में आपको इसको रिंग स्ट्रक्चर में भी आना है, इसीलिए ये लर्न करो तो रिंग बनाना बहुत इजी करने वाली हो, ठीक है। तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो इट इज नथिंग बट अ एल्डोज, हेक्सोज, हेक्सा क्यों, 6 है कार्बन, ठीक है, इट इज अ डेक्सट्रोज, ठीक है। इट इज अ मोनोमर, हाँ मोनोमर है, 6 ही कार्बन है। ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेनली फ्रॉम, यू गॉट इट फ्रॉम स्टार्च, सेल्यूलोज, ठीक है। इट इज प्रोबेबली अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक चीज और रख लेना याद, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबको प्रॉब्लम देती है, डेफिनेशन नहीं आता, मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल आता है, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है। तो भाई ऑर्गेनिक में क्या है, बायोमोलिक्यूल, अबेंडेंट लर्न करके कुछ भी एक को टिक करते हो। तो देखो ऑर्गेनिक है आपका ग्लूकोज है, मोस्ट अबेंडेंट, PYQ बहुत बार आया है, आपका JD बोलो या इसमें नीट में, या आपके स्कूल में भी आ सकता है, जो उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो स्कूल के वालों से भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बोर्ड के। तो ग्लूकोज इज मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। क्यों? अरे यार अर्थ देखो, अर्थ में ज्यादा तो पानी है, तो पानी की तो बात नहीं करेंगे, बाकी क्या है, ट्रीज है, ह्यूमन से ज्यादा क्या है अर्थ पे, ट्री है, तो ट्री का कंपोनेंट है स्टार्च, और स्टार्च का कंपोनेंट है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज और वो ह्यूमंस में भी मिल जाएगा शुगर के फॉर्म में, और इसमें भी मिल जाएगा एनिमल्स में और प्लांट्स में भी। तो मोस्ट अबेंडेंट को आप इसको ग्लूकोज को टिक करना, ओके। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, लर्न होना चाहिए आप लोगों को। इट वॉज असाइंड अ स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ, अब इसको स्ट्रक्चर दिया है, किस बेसिस पे दिया है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, ये आपने पहले ही देख लिया। इसको प्रोलॉन्ग हीटिंग, अब इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस है, 3 चीज़ों के साथ यहाँ रिएक्शंस दिए, 3 से 4 चीज़ों के साथ, ठीक है। पहला है कैसे लर्न करोगे, पहला लर्न कर लो HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ज़्यादातर एसिड्स डाल ही रहे हैं, तो प्रिपरेशन के वक्त HI डाला, तो अभी यहाँ प्रिपरेशन के वक्त HCl या H2SO4 डाला। यहाँ पहला रिएक्शन हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को समझने के वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड डालेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड डाल के साइंटिस्ट को क्या दिखा, अभी जब वो साइंटिस्ट बोले यार इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने अलग अलग इसमें स्ट्रक्चर किया। तो एक साइंटिस्ट ने किया, जब उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब एक्ट किया ना, तो वो जो सारे OH सब निकल गए होंगे, तो उनको ना एन हेक्सेन मिला, क्या मिला, एल्केन मिला विद 6 कार्बन, समझ गए, लॉन्ग चेन ऑफ 6 कार्बन, ओके। तो इतना तो पता चल गया कि टक 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 6 कार्बन जुड़े हुए। अब सवाल आ गया कि OH और CHO या CO2 का समझना था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और एक रिएक्शन उन्होंने किया, पहला किया HI के साथ, दूसरा रिएक्शन किया उन्होंने हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन बोले तो अमीन, अमोनिया क्या होता है NH3, अमीन NH2 ले लो और उसमें डाल दो OH ग्रुप, तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। उन्होंने इसके साथ उसको रिएक्ट किया, और उसको रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट मिला मीडिएट पावर, उसमें फिर से उन्होंने साइनाइड डाल दिया, क्या डाल दिया, साइनाइड डाल दिया, 2 चीज़ें डाली, दूसरा उन्होंने साइनाइड डाल दिया। साइनाइड डालने के बाद देखा उनको क्या मिल रहा है, साइनोहाइड्रीन मिल रहा है। द रिएक्शन व्हाट डज इट डू, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, वेदर इट इज अल्डिहाइड और कीटोन ये बात नहीं हो रही है, कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस का पता चला। लेट मी क्लीन ऑल दिस, ये नहीं क्लीन करेंगे हम, ठीक है। तो उनको कार्बोनिल ग्रुप का पता चला, तो पहला क्या किया उन्होंने, हाइड्रोक्सिल अमीन डाला, उसके बाद साइनाइड डाला, तो ही गॉट साइनोहाइड्रीन एंड उससे कंफर्म हुआ CO ग्रुप तो भाई है। चलो वो सब चीज़ों का डिसाइड कर रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया,
नेक्स्ट उन्होंने किया ऑक्सीडाइज किए, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उन्होंने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया और उस क्या दिया उन्होंने, ग्लूकोनिक एसिड मिला। कैसे मिला, क्या डाला, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया लाइक ब्रोमीन वाटर। माइल्ड स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, वो आपके नाइट्रिक एसिड वगैरह या सल्फ्यूरिक एसिड, उन्होंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला। एक अमोनिया डल गया बेस जैसा, अब एक ब्रोमीन वाटर डाल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो पहला आप याद रखना HI, दूसरा आप याद रखना हाइड्रोक्सिल अमीन एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा उन्होंने डाला ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ने क्या कंफर्म किया, ब्रोमीन वाटर बोला सिंस इट एग्जिस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिला। ठीक है, सो ब्रोमीन वाटर, दिस इंडिकेट्स द कार्बोनिलिक ग्रुप इज एल्डिहाइड। पहले वाले ने मिल गया CO ग्रुप पे, पर वो एल्डिहाइड है कीटोन ने नहीं पता था, वो आपने ब्रोमीन वाटर डाल के पता किया। ठीक है, क्योंकि COOH बन गया, समझ गया। पहले HI डाला, हाइड्रोक्सिल अमीन डाला, साइनाइड डाला, CO पता चल गया। अब CO एल्डिहाइड का है कि कीटोन का नहीं पता, तो ब्रोमीन वाटर डाला, उसने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, बोला एल्डिहाइड है। ओके, लास्ट क्या किया, और एक किया एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एसिटाइलेशन क्या होता है, ये कंफर्म करता है CH2OH ग्रुप का प्रेजेंस। क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH इज योर एसिटिक एसिड। ये आकर जुड़ता है कहाँ पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, एसिटिक अनहाइड्राइड जब आप डालते हो ना, तो वो एसिटेट ग्रुप वहाँ जुड़ जाता है। एसिटिक अनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO, ये O, ये CO और CH3 डबल हो गया, ये लोग जाकर वहाँ पर जुड़ गए, कहाँ पर, COH ग्रुप पे, और उन्होंने कंफर्म किया प्रेजेंस ऑफ इतने एसिटिक ग्रुप। देखो एसिटाइलेशन किया, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज किया, पेंटा एसिटेट बना, यानी 5 OH है भैया, एक तो COH है तो 6 कार्बन का था, 5 OH मिले, पेंटा एसिटेट कंपाउंड मिला, कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। देखो अब स्ट्रक्चर का सब आ गया, हेक्सेन दिया तो 6 कार्बन है, आपका अमीन हाइड्रोक्सिल अमीन और साइनाइड डाला तो बोला CO कार्बोनिल है, ब्रोमीन वाटर डाला बोला एल्डिहाइड है। अब बचे इधर के OH, बचे इधर के OH, तो पेंटा एसिटेट डाला एसिटिक अनहाइड्राइड डालने के बाद, और बोल दिया कि हाइड्रोक्सिल भी है जो 5 इन नंबर है। होप यू रिमेंबर दीज 5 इक्वेशंस। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमारा आ रहा है ऑक्सीडेशन। अब हमने डाला, जब भी ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन डाला, मैंने HNO3 की बात की थी, चलो वो भी डाल दो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ इल्ड्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, अब जब हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग डाला तो सैकराइड। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें मिली, यू नाइट्रिक एसिड डालने के बाद ग्लूकोज हो या ग्लूकोनिक एसिड हो, जो भी हो, दोनों क्या देते हैं, डाइकार्बोक्स। क्यों, वो CHO और नीचे में का डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है। देखो ये जुड़ गया, बीच में देखो NCERT के पेज नंबर 406 पे। ठीक है, इधर आपने लिया मेन आपका ग्लूकोज, ये आपने लिया ग्लूकोनिक एसिड, यानी ग्लूकोज को ही एसिड फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन दोनों को अलग अलग जार में रखकर आपने स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड डाला, तो क्या हो गया, ऊपर का CHO और नीचे का CH2OH दोनों COOH में कन्वर्ट हो गए, डाई एसिड। COH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में 4 कार्बन है, तो नीचे वाले और उन्होंने बोल दिया, सो दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखो ये भी हो गया स्ट्रॉन्ग। तो द एग्जैक्ट अब यार ये भी है, वो भी है, वो भी है, हो गया। तो एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट क्या है ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप कैसे है, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया, फिशर ने दिया। ये भी याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, हु गिव दिस स्ट्रक्चर, चेन वाला स्ट्रक्चर, फिशर स्ट्रक्चर करके कभी कभी पूछते हैं। स्टडिंग मेनी प्रॉपर्टीज, इट्स कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स दी आई। अब देखो
फिशर ने दिया एक स्ट्रक्चर, ये नंबर 1 है, ये बोला ग्लूकोज का है, डी ग्लूकोज का, ठीक है। ये 2 ग्लूकोनिक एसिड है और ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये फिशर ने दिया। देखो ग्लूकोनिक एसिड रिप्रेजेंटेड बाय 2 एंड सैकरिक एसिड बाय 3, फिशर ने दिया ये तीनों स्ट्रक्चर्स। तीनों स्ट्रक्चर देखे, साइंटिस्ट का नाम पूछ लेंगे, साइंटिस्ट का नाम देकर स्ट्रक्चर कोई भी एक स्ट्रक्चर दे देंगे और 3 और कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर देंगे। बहुत बारीक से देखना, मैंने आपको शुरुआत में बताया 6 कार्बन की चेन बना दो, 6 कार्बन की चेन बना दो, ठीक है। नीचे CH2OH दे दो, ऊपर CHO दे दो। अब राइट लेफ्ट और 2 बार राइट, राइट लेफ्ट और 2 बार राइट, मैं OH दूंगी, मैं राइट लेफ्ट और 2 बार राइट। ये बन गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। बस ऊपर के CH को COH कर दो, ग्लूकोनिक एसिड मिल गया। नीचे के भी CH2OH को COH कर दो, सैकरिक एसिड बन गया। तीनों के स्ट्रक्चर बता दूं आपके साइंटिस्ट के। कौन से साइंटिस्ट थे? फिशर, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज करेक्टली नेम, ग्लूकोज का सही नेम क्या है? D प्लस ग्लूकोज। Here D stands for configuration. D before the name of glucose represent its configuration. ठीक है। प्लस represents dextrorotatory. तो D क्या बताता है? कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है, लेकिन प्लस बताता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, किस तरफ रोटेट करेगा, प्लेन पोलराइज, ठीक है, टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स लेफ्ट, उसके हिसाब से इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट D एंड L लीवोरोटेटरी होता है, नो रिलेशन टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड से। यहाँ पर ये D और L का कोई मतलब नहीं है। They are also not related to small d and small l. The meaning D and L just are the notations for configuration. ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? चलो द लेटर D and L। हाँ, अब ये आपका एक ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन दिस केस कार्बोहाइड्रेट, in this case carbohydrate, this refers to the relation of a particular isomer, ठीक है, of glyceraldehyde. Glyceraldehyde contains one asymmetric carbon. देखो ये है कार्बन, ग्लिसरॉल्डिहाइड में asymmetric कार्बन क्या होता है? asymmetric कार्बन वो होता है जिसके चार तरफ, कार्बन के चारों तरफ कुछ होता है। अब मीथेन आप देखोगे, मीथेन अगर आप देखोगे तो कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन। अब मैंने इन चारों ग्रुप को, यहाँ सेम है, चारों ग्रुप को अलग अलग कर दिया। एक तरफ हाइड्रोजन कर दिया, एक तरफ OH कर दिया, एक तरफ CH3 कर दिया, एक तरफ NH2 कर दिया, कुछ अलग, ठीक है। या फिर यहाँ CHO कर दिया, या फिर यहाँ CHO कर दिया, एक तरफ OH कर दिया, एक तरफ CH2OH कर दिया, एक तरफ H कर दिया। देखो चारों तरफ अलग है। इसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक, नो सिमेट्री इन इट, इट इज हैविंग नो सिमेट्री बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। चलो कार्बन लिखते हैं, कार्बन याद रखो, ये कार्बन की बात हो रही है। एसिमेट्रिक कार्बन दैट इज वन सराउंडेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन डिफरेंट हैंड्स, ओके, ठीक है। इसमें प्लस आइसोमर होता है या माइनस होता है? प्लस और माइनस हम इस OH ग्रुप के बेसिस पे डिफाइड करते हैं, ठीक है। राइट साइड में प्लस प्लस प्लस, लेफ्ट है माइनस कर दो। कैसे लर्न करोगे? इफ दैट OH इज ऑन द राइट साइड उसको प्लस बोलो, इफ OH इज ऑन द लेफ्ट साइड उसको माइनस बोलो, ठीक है, ओके। हम अपनी pH स्केल में भी राइट साइड सब प्लस रखते हैं। चलो ऐसे लर्न कर लो, लेफ्ट वाला माइनस, ओके, डन। चलो नेक्स्ट, इट मीन्स दैट व्हेन अ स्ट्रक्चरल इज फॉर्म इज रिटन ऑन अ पेपर स्पेसिफिक कन्वेंशन, ठीक है। इसका कुछ खास इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, हाँ, इसमें मेरे को यहाँ इंपॉर्टेंट है फॉर असाइनिंग। चलो पढ़ लेती हूँ, फॉर असाइनिंग नहीं दिख रहा। इट मीन्स इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज रिटन ऑन अ पेपर, ठीक है। OH ग्रुप राइज ऑन द राइट साइड ऑफ द स्ट्रक्चर, प्लस all compounds those which can be chemically correlated with D plus isomer of glyceraldehyde are said to be D configuration and those with correlated to D minus they are L configuration, ठीक है,
ठीक है, इट्स लोअर एसिमेट्रिक कार्बन, इट इज द लोवेस्ट कार्बन एटम विच इज कंपेयर्ड, छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स ऑफ ग्लूकोज आर नॉट कंसिडर्ड। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज में कौन से एसिमेट्रिक कार्बन को लेना है। देखो, इस कार्बन को आप देखोगे, ऊपर के नंबर के कार्बन को अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे हम भाई इसको एसिमेट्री ले लेते हैं, कोई बोलेगा इसको भी एसिमेट्री ग्रुप बदलते जाए, इसको भी ले सकते, इसको भी ले सकते हो, आप बोलोगे किसी और को भी ले सकते हो, पर वो वैसा नहीं है, वैसा नहीं करना है। ठीक है, हमको ग्लिसरॉल्डिहाइड को एक स्टैंडर्ड मानते हुए ये नीचे वाले ग्रुप को ही एसिमेट्रिक, ये एक CH2 ग्लिसरॉल्डिहाइड को बेस काउंट करके, ये एक OH और ये H प्लस ये ऊपर वाला अपने आप में एक चौथा हैंड है कार्बन का। ठीक है, तो एक OH है, एक H है, नीचे CH2OH है, ऊपर वाला पूरा एक डिफरेंट ग्रुप है। समझ गए, इसी को काउंट करना है। ठीक है, वही यहाँ पर ऊपर बताया हुआ है। वी विल ओनली टेक दैट इनटू कंसिडरेशन to be the asymmetric carbon, that is carbon attached to the CH2OH group and not that to the aldehyde group और बीच वालों को। चलो लेट मी क्लीन। तो यहाँ पर लिखा है हमको इसको ही एसिमेट्रिक कार्बन काउंट करना है एज पर दिस। नाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अभी आपने चेन बना ली, CH2 ऊपर दे दिया, CH2OH नीचे दे दिया, CHO ऊपर दे दिया, बीच में 4 कार्बन दे दिया। ठीक है, लेकिन वहाँ जब साइंटिस्ट देखे तो हर जगह पर कुछ ये जो चेन स्ट्रक्चर था जो आपके फिशर ने दिया था साइंटिस्ट ने, वो काफ़ी प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट की फॉलो कर रहा था, बता रहा था कि हाँ इसमें ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो कुछ चीज़ों को नहीं बता पा रहा था। यानी फिर साइंटिस्ट बोले कुछ तो भी इसका स्ट्रक्चर में अलग है, वेरिएशन में अलग है, और वहीं पे आपका आता है वो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, रिंग स्ट्रक्चर। अब वो रिंग स्ट्रक्चर कहाँ बनता है, कैसे बनता है, वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो CHO आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है ऊपर का, ठीक है, यहाँ से CHO से जो O है, और ये इधर एज बड़ा शैतान होता है, ये CH2OH का ये जो है ना, हमने पढ़ा एसिमेट्रिक कार्बन, इसके साथ जो OH है ना वो बड़ा शैतान है, उसको ना घर में शांत बैठना नहीं आता। वो क्या करता है, इधर उधर घूमता है, तो सीधा बाजू में नहीं जाता, बाजू में नहीं जाता, सबसे दूर के घर में जाता है। CH2OH के पास वाला OH राइट हैंड वाला, राइट हैंड पे ही है, उसको बड़ी शैतानी चलती है, और वो अपने आसपास वालों को नहीं, सबसे दूर वाले, दैट इज ऊपर का जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, उससे जाकर हाथ मिला लेता है, उससे जाकर हाथ मिला लेता है, और वो तैयार कर देता है रिंग स्ट्रक्चर। तो बस वही करो, फर्स्ट कार्बन CHO के उसके साथ उसको जोड़ दो, और आपका रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बन गया। मैंने पहले ही बताया है, 6 कार्बन बनाओ, CH2OH बनाओ, ये OH शैतान है, ये इससे दोस्ती कर लिया, बाकी सब तो वैसे ही है। तो राइट लेफ्ट राइट राइट बन गया। तो ये आपका हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। आई होप ऐसे बताने के बाद आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो चलो अब मैं ये रीड कर रही हूँ, सब बता दिया। डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्स टेस्ट। हाँ, रिंग स्ट्रक्चर होगा, क्यों पता चला? रिंग स्ट्रक्चर है, हो सकता है, या स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशन है, फिशर के स्ट्रक्चर से कुछ अलग है। ये क्यों हुआ? मैंने बताया उसने कुछ प्रॉपर्टीज तो फॉलो कर लिया, उस स्ट्रक्चर ने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? शिफ्स रिएजेंट के साथ जब इसको टेस्ट किया ना, वो वाले फिशर टेस्ट को, तो कुछ अलग तरीके से कुछ बन रहा था। शिफ्स रिएजेंट के साथ वैसा वाला स्ट्रक्चर फिट नहीं बैठा। क्या? तो बस ये याद रखो, इट डिड नॉट, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्स टेस्ट, it does not form hydrogen sulfide addition product with NaH। शिफ्ट टेस्ट यानी ये कुछ NaH SO3 रहेगा, ये टेस्ट करोगे और हाइड्रोजन सल्फाइड कुछ बनना चाहिए था, तो बना ही नहीं। तो बोले यार स्ट्रक्चर में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो शिफ्ट टेस्ट NaH SO3 याद रखो। क्या नहीं किया? चलो, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज। अब आपने पेंटा एसिटेट बनाया था एसिटिक अनहाइड्रेट,
उसको टेस्ट करने लग गए किसी चीज के साथ, पेंटा एसीटेट ले लिया, उसको टेस्ट किया, इट डज नॉट, पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। एक तो NaHSO3 से नहीं रिएक्ट हुआ, दूसरा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ उसने नहीं, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इंडिकेटिंग एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, डज नॉट रिएक्ट विद। चलो अभी कुछ जगह पे तो खत्म हो जा रहा ना साइक्लिक स्ट्रक्चर, सॉरी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो CHO खत्म हो गया, नहीं है तो वो नहीं दिया पेंटा एसीटेट में। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलिन फॉर्म। अच्छा, ग्लूकोज 2 फॉर्म में मिलता है, एक अल्फा है और एक बीटा है। अच्छा, द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का उसका अपना एक टेम्परेचर है, बीटा फॉर्म का अपना एक टेम्परेचर है, पता होना चाहिए। अल्फा का 419 है केल्विन। एंड वो कैसे मिलता है, वो मिलता है ग्लूकोज का सोल्यूशन, यानी ग्लूकोज ले लो, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना लो। अब क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जब आप बनाते हो ना किसी चीज का और उसको ठंडा होने छोड़ो ना तो क्रिस्टल्स अपने सेपरेट होने लगते हैं थोड़ी देर बाद। सैचुरेशन वाला अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल किया होगा, सैचुरेशन में दूसरी चीज में टर्म आएगी, बीटा में आएगी सैचुरेशन और अल्फा में आएगी कॉन्सेंट्रेशन, उसको वैसे ही लर्न करो, लेकिन समझाने के लिए बता रही हूँ। एक चीज की ना पानी की एक लिमिट होती है, कोई चीज नमक या शक्कर इसमें डिजोल्व करने की, ठीक है मैंने गर्म कर दिया, लेकिन अगर उसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, बहुत बॉइलिंग पानी में, इस पानी में डालूंगी तो फॉर एग्जाम्पल मैं 5 चम्मच शुगर डिजोल्व कर सकती हूँ, 5 के बाद नहीं डिजोल्व होगी, नीचे जमी रहेगी। अब मैंने इस पानी को ना कोई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया, थोड़ा बॉइलिंग वाटर ले लिया, अब 5 की जगह मैं 10 चम्मच इसमें डिजोल्व कर सकती हूँ, ठीक है। पानी गर्म होने के बाद, टेम्परेचर राइज होने के बाद मैं ज़्यादा चम्मच शक्कर डिजोल्व कर सकती हूँ कंपेयर टू ठंडा। अब मैंने उसको जैसे ही ठंडा होने दिया ना तो ये क्या बोलेगा, जितना एक्स्ट्रा आए थे चलो निकल लो, तुम्हारी मेरे के अंदर कोई जगह नहीं है। अब वो उनको निकाल देगा। कैसे निकालेगा, प्यूरिफाइड फॉर्म में निकालता है, क्रिस्टल्स दिखेंगे, बहुत प्यारे शेप के क्रिस्टल्स दिखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप लोगों को कॉलेजेस में कराएंगे तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो ठीक है, मैं इतना बता रही हूँ। यू कैन इमेजिन इट और डू इट। इतना पानी ले लो 1 कटोरी और उसमें नमक डिजोल्व कर लो, एक लिमिट के बाद नमक नहीं होगा, उसको गैस बर्नर पे रख दो, गरम करो, और चम्मच तो उसमें आप नमक डाल सकोगे, उसको मिक्स कर लो, एक सैचुरेशन लेवल आएगा, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आता है सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल आएगा, उसके बाद वो अपने आप नमक को छोड़ने लगेगा और आपको प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ नमक भी मिलेगा। देखो करके, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट भी होएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, और एक लर्निंग होएगी। तो ये 2 फॉर्म से आपकी ये अल्फा या बीटा मिलती है। अल्फा कॉन्सेंट्रेटेड से मिलती है, बीटा सैचुरेटेड से मिलती है। अल्फा का टेम्परेचर 419 होता है और बीटा का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है 423, क्योंकि सैचुरेशन के लिए जाने के लिए और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, सैचुरेशन के लिए जाने के लिए और ज़्यादा, तो थोड़ा और ज़्यादा गर्म करो। 419 के बाद 4 डिग्री बढ़ा दो, +4 बढ़ा दो, समझो +4 चम्मच और चली गई, ठीक है। दोनों के टेम्परेचर याद रखो। तो अल्फा आपको मिला कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से एट 303 केल्विन, वाइल बीटा आपको मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका 413 है, ऑब्टेन्ड एट 371 डिग्री केल्विन, ठीक है। गर्म करने वाला टेम्परेचर 303 है और बीटा का है 371, मेल्टिंग पॉइंट अल्फा का है 419, बीटा का है 423, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन, तो ये वाला जो था ना अल्फा बीटा फॉर्म, ओपन चेन वाला नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ओके, सो इट वाज प्रपोज, तब उन्होंने बोला यार OH ग्रुप में बी एडेड टू CHO ग्रुप। फिर साइंटिस्ट बोले हो सकता है कोई OH, अब वो कौन सा OH का भी गेम आ गया, कोई OH CHO से जुड़ करना, कोई दोस्ती तो यारी दोस्ती हुई है और एक साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन रहा होगा, तब ये ग्रुप किया उन्होंने। एंड इट वॉज फाउंड द ग्लूकोज फॉर्म्स अ 6-membered ring, 6-membered ring of OH at the 5 position। OH at the, मैंने बोला ना CH2 का बाजू का, एल्डिहाइड से हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 हम एल्डिहाइड से काउंट करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड को 1 नंबर देते हैं, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप से लोअर नंबर आना चाहिए, तो एल्डिहाइड को 1 देंगे तो नीचे आया, तो बीच में जो 5 आया वो CH2 के पास वाला है, वो 5 वाले को ही चूल पड़ी 1 से दोस्ती करने को, चलो तो उसने किया। तो बस ये याद रखना, हाइड्रोक्सिल ऑफ द 5th कार्बन कंबाइंस विद द 1st कार्बन, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप, वैसे ही बनकर वो चेन स्ट्रक्चर बनाएगा। एंड इट सो दिस नाउ इज एक्सप्लेनिंग, now this is now explaining the absence of
CHO group and also the existence of glucose in two forms. अब ये बता रहा है CHO नहीं है और दो फॉर्म में है, अल्फा बीटा, दोनों चीज़ें कंफर्म हो गई, तो ये स्ट्रक्चर फिर आपका फाइनल हो गया. So the two cyclic hemiacetal structures of glucose differ only. अब आपने अल्फा और बीटा बोला, वो डिफर कौन से कार्बन से हो रहे? हाइड्रोक्सिल से हो रहा है, जो C1 पे. C1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड दे आर, ये देखो 1 पे एक का OH अंदर है, उसको बोल दो अंदर से अल्फा, अंदर से A, अंदर से अल्फा भी A. तो जो OH अंदर है यानी राइट साइड में वो अल्फा, तो जो OH बाहर है वो बीटा. और ये आपके स्ट्रक्चर मुझे लगता है अब आप नहीं भूलोगे. सो द टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो C1 पोजीशन का अल्फा, और ये दोनों फॉर्म्स को अल्फा बीटा को हम एनोमरिक फॉर्म्स भी बोलते हैं ऑफ कार्बन, ठीक है, या एनोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है. अच्छा, अब जहाँ कार्बन 6 कार्बन वाला शुगर है, 6 कार्बन वाला साइक्लिक रिंग है, 6 कार्बन वाला साइक्लिक रिंग, उसको हम बोलेंगे पायरानोस, पेंटोस पायरानोस. 6 मेंबर्ड रिंग आपके ग्लूकोज में रहेंगे, तो पायरन रिंग कहते हैं ना. पायरन रिंग कैसा होता है, ये भी रट लो, इतू सा देते हैं और मार्क्स है, दिस इज पायरन. तो एक आएगा पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबो, आपका डीएनए और आरएनए में भी आएगा. अभी फिर से बता देती हूँ, बार बार बताने से कोई नुकसान तो होता नहीं. वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है, यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ, और ये O एक जगह पे होता है, ठीक है, ये O एक जगह पे होता है, तो वो पेंटोस शुगर होता है, उसको फ्यूरन बोलते हैं. 5 से 5 रिंग स्ट्रक्चर, 5 F से आता है फ्यूरन, F से आता है फ्यूरन 5 में, याद रखना. तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग विद 1 O, 5 कार्बन इज पायरानोस, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन इज फ्यूरानोज. अभी पहले ही बता दिया. तो दिस इज योर पायरन, आपकी अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 408. और ये आपका हो गया ग्लाइकोपायरानोज, जब आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें एक OH आ गया, 3 और OH आ गए और एक अंदर है तो वो अल्फा, और वही OH जब आप बाहर कर दे रहे हो तो बीटा, ये इसके 1 कार्बन के इससे, ठीक है. ओके, नाउ वी कम टू, तो ग्लूकोज हो गया. चलो फ्रक्टोज कर लेते हैं. फ्रुक्टोज में अभी मैंने आपको फ्यूरन का स्ट्रक्चर बताया है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन 5 मेंबर्ड रिंग, दैट इज 5 मेंबर्ड रिंग विथ 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन. फ्यूरानोज, फ्यूरानोज F से आता है, 5 मेंबर F से आता है, फ्रक्टोज F से आता है, ठीक है. तो याद रखना फ्रक्टोज 5 कार्बन में काम हो रहा है अंदर रिंग में. तो फ्रुक्टोज इज इंपॉर्टेंट. अब फ्रुक्टोज आपका देखो, फ्रुक्टोज में क आता है, तो कीटो एक्सोज है, 6 कार्बन, कीटो रिंग बाहर का रहेगा. चलो, इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज, ग्लूकोज से ही बना था. हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैक्राइड, दैट इज सुक्रोज. कोई, हाँ जी. नेचुरल मोनोसैक्राइड है क्योंकि फ्रूट्स, हनी, वेजिटेबल्स में मिल रहा है, हाँ जी. प्योर फॉर्म इज यूज्ड एज अ स्वीटनर, इट इज यूज्ड इन प्योरिफाइड फॉर्म एज अ स्वीटनर, एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कीटोहेक्सोज, ठीक है. चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी हाईलाइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 1 मिनट इसको हाईलाइट कर देती हूँ. हाइड्रोलिसिस, इम्पॉर्टेंट कीटोहेक्सोज, वेजिटेबल्स से आता है, ठीक है, एज अ स्वीटनर यूज होता है, ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ. नाउ फ्रक्टोज ऑल्सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर दिया हाईलाइट. ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इट कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप. जब आपने सुक्रोज को तोड़ा तो बोला ना हमारे कंपाउंड क्या होते हैं, ईदर गिव हाइड्रोलिसिस, ईदर गिव ऑन हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड और कीटोन, और द कंपाउंड सिमिलर, तो एल्डिहाइड कीटोन भी दे सकता है. तो सुक्रोज एक एल्डिहाइड दिया और एक कीटोन दिया, एक एल्डिहाइड उसका ग्लूकोज था तो दूसरा कीटोन उसका फ्रक्टोज है, ठीक है. तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो ऊपर जो CHO था उसमें यहाँ वो देखो सिर्फ CO हो जाएगा. ये देखो कीटोन का पता है ना, दोनों तरफ कार्बन होता है और बीच में एक O होता है, तो दोनों तरफ कार्बन. देखो हमारे इसके स्ट्रक्चर में, देखो हमारे स्ट्रक्चर में, देख
चलो देखो हमारे स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है इसके ऊपर भी एक कार्बन है और इसके नीचे भी एक कार्बन है, हो गया कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन ग्रुप हो गया। चलो हाईलाइट करते हैं। तो इट कंटेन्स 2 कार्बन ऑन ईदर साइड बट इट इज अ 6 कार्बन चेन, स्ट्रेट चेन। यस, सिमिलर टू ग्लूकोज जैसे ये डी सीरीज होता है। बट डेक्सट्रोज आपका सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन ये आपका लीवो रोटेटरी है, ये आपका लीवो रोटेटरी है। ठीक है, तो ये देखो डी माइनस, और डी का कोई लेना देना नहीं है डेक्स्ट्रोज और लीवो से, लेना देना डेक्स्ट्रो और लीवो का प्लस और माइनस साइन में। ठीक है, लेना देना डेक्स्ट्रो और इसका प्लस और माइनस साइन से। ठीक है, तो ये देखो हमारे यहाँ पे ये माइनस साइन बोलेंगे हम, उसमें प्लस रहेगा। डी के बीच में, डी और ग्लूकोज के बीच में प्लस है, फ्रक्टोज में डी और फ्रक्टोज के बीच में माइनस डालना है। नाम सिलेक्शन अच्छे से करना, छोटी छोटी सी मिस्टेक और मार्क्स गए। सो इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर इज शोन। यस इट इज शोन हियर। कैसे देखो, अभी वैसे ही 6 कार्बन बना दो, 6 कार्बन बना दो, बना दिया। ऊपर और नीचे दोनों जगह इसको CH2OH दे दो, CH2OH CH2OH बस, और यहाँ पे कीटोन दे दो। अब राइट लेफ्ट, लेकिन राइट के कार्बन में तो O दे दिया, तो चलो लेफ्ट को OH दे दो, बाकी दोनों राइट को OH दे दो। देखो हमारा फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर बन गया। बस 5वें वाले कार्बन के OH को शैतानी चढ़ेगी और वो पहले वाले एल्डिहाइड ग्रुप से, अभी CH2 से नहीं, फंक्शनल ग्रुप के ही कार्बन के ऑक्सीजन को छेड़ता है वो, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के ऑक्सीजन को छेड़कर वो चेन स्ट्रक्चर आपका साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा। गॉट इट? यस, तो वही याद रखना है। सो देखो डी ग्लूकोज OH एट द 5 पोजिशन, OH एट द 5 पोजिशन, ठीक है, एंड CO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप के साथ वो रिंग फॉर्म कर लेता है, वही याद रखा है। ये फ्यूरन बनाता है, 5 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है विद 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन, बता चुकी हूँ, आगे जा रही हूँ। दीज आर द 2 एनोमर्स, देख लो अल्फा एंड बीटा एनोमर्स। चेंज कहाँ है? ये आपके CH2 एट द 1 पोजिशन। अल्फा या बीटा का पोजीशन अल्फा है या बीटा है, कौन डिसाइड करेगा? 1 कार्बन एटम का ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट और राइट में, या वो ऊपर या नीचे पे डिसाइड करेगा। देख लो ये CH2OH ऑन द 2nd कार्बन, ये देखो ये ऊपर है तो इसको अल्फा बोल दो, ये नीचे है तो इसको बीटा बोल दो। बस इतना ही तरीके से लर्न करो। यहाँ पे 2nd कार्बन, ओके, राइट हैंड साइड वाला कार्बन इज डिसाइडिंग, और ये CH2 ऊपर तो अल्फा, CH2 नीचे ऊपर ए अपर, ठीक है, और ये नीचे है तो बीटा। आई होप यू गॉट द स्ट्रक्चर। थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को सोचने का इजी तो कर दिया है। चलो लेट्स कम हियर। अब हम आ गए डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड है, 2 मोनोमर्स यूनिट बने हैं, तो अब वो जुड़े कैसे हैं ये भी समझ लो, ठीक है। तो उसको जो लिंकेज बोलेंगे उसको आप बोलोगे 2 ग्लूकोज कंबाइन कर रहे हैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। क्या 2 ग्लूकोज ज्वाइन कर रहे हैं तो ग्लाइकोस आर ज्वाइनिंग, तो लिंकेज को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो 2 मोनोसैकराइड्स आर जॉइन टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है, बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सच लिंकेज आर नोन एज बिटवीन 2 आर नोन एज थ्रू ऑक्सीजन इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक। देखो देख लो, ये एक ग्लूकोज, ये एक फ्रुक्टोज, देखो पेंटोज फ्यूरन, देखो पायरन रिंग, और इधर का जो OH था और इसका भी ये आपस में ना दोस्ती करें और माइनस H2O निकाल देते हैं, और दूसरा O बीच में रह जाता है उन दोनों को तो देखो ऑक्साइड लिंकेज है, ये याद रखना आप। ऑक्साइड लिंकेज इज नथिंग बट योर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ओके। अब मैं रीड कर देती हूँ, समझा दिया है। इट इज अ इन डाइसैक्राइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप, अच्छा इस ग्रुप, ये ग्रुप OH ग्रुप जो होता है ना, ये रिड्यूसिंग ग्रुप होता है, हाँ, तो ये रिड्यूसिंग ग्रुप को अगर आपने ब्लॉक कर दिया, बांध दिया, रिड्यूसिंग ग्रुप को अगर आपने बांध दिया, बाउंड कर दिया,
तो इन बाउंडेड स्टेज ऑफ द रिड्यूसिंग ग्रुप दैट शुगर विल एक्ट एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और अगर उसका वो रिड्यूसिंग ग्रुप आजाद है, बेचारा खुला है, किसी ने उसको बांध के नहीं रखा, तो वो रिड्यूसिंग शुगर रहेगा। तो आपका मोनोमर्स और इसमें जब हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनाया तो डाइसैक्राइड में अगर ये रिड्यूसिंग ग्रुप बाउंड है, किसी दो शुगर को बाइंड करने में यूटिलाइज हो रहा है, तो दैट शुगर विल एक्ट एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड इफ दिस ग्रुप इज फ्री देन दिस ग्रुप कैन एक्ट एंड दैट शुगर विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर। कैसे? तो ये रिड्यूसिंग ग्रुप, ये है रिड्यूसिंग ग्रुप, इसको देखो ब्लॉक कर दिया इस शुगर का, इसको हमने ब्लॉक कर दिया, OH निकाल दिया और इसको ना इसके साथ बांध दिया, तो दिस शुगर विल एक्ट एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और अब ये ग्रुप फ्री है तो दैट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग। चलो देख लेते हैं। उस बेसिस पे एक और क्लासिफिकेशन होता है शुगर का, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ शुगर is in a group of a monosaccharide is bound, that is aldehyde or ketone group are bounded, इनको हमने बाउंड कर दिया, तो these sugars are non reducing. Got it? Such example, sucrose is a non reducing sugar. आता है एग्जाम्पल, सारे रिड्यूसिंग दे देंगे और एक सुक्रोज रहेगा नॉन रिड्यूसिंग, पूछ लेते हैं which one is non reducing. On the other hand, sugar in which the functional group they are free, बोला ना उसको आजाद छोड़ दो तो वो रिड्यूसिंग ग्रुप है तो वो रिड्यूस करेगा, तो जिस शुगर में है वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी, so are called as reducing sugar. तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, माल्टोस और लैक्टोज तीन शुगर हमने पढ़ा, ये दोनों नॉन रिड्यूसिंग, ये दोनों रिड्यूसिंग है क्योंकि इनका वो ग्रुप फ्री है, उसको बांध के नहीं रखा। चलो थोड़ा सा सुक्रोज को पढ़ लेते हैं। सुक्रोज द कॉमन सैकराइड सुक्रोज, हाँ, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्विमोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इक्विमोलर क्यों बोला? एक सुक्रोज लिया तो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिल रहा है, 5 सुक्रोज लिया तो 5 ग्लूकोज और 5 तो इक्विमोलर। ओके, These two monosaccharides are held together by glycosidic linkage. कौन से कार्बन पे? C1 of alpha and C2 of beta. Since the reducing group of sugar and fructose are involved in glycosidic bond, sucrose acts as a non-reducing sugar. सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बोला था D रहेगा, क्यों? अरे फ्रक्टोज तो लीवो था और ग्लूकोज D था, तो ये याद रखना, ये एक और चीज याद रखना, सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एक कंपाउंड देता है ग्लूकोज का जो डेक्स्ट्रो होता है और वो एक कंपाउंड देता है फ्रक्टोज जो लीवोरोटेटरी होता है। समझ गए? यानी एक सिंपल प्लस वाला जब हाइड्रोलिसिस होता है तो एक प्लस देता है और एक माइनस देता है, और ये पैराग्राफ में या आगे जो लिखा है, ये माइनस वाले की पावर टू रोटेट इज मोर देन प्लस वाली पावर टू रोटेट इन ऑपोजिट एंगल। दोनों ऑपोजिट एंगल में रोटेट करते हैं, ठीक है? तो माइनस, जैसे माइनस इतना ज़्यादा रोटेट कर रहा है और प्लस इतना सा कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? एक चीज़ इतनी है और एक इतनी है, तो एक इतना जा रहा और एक इतना जा रहा, इतना सा, तो बचा क्या? यही वाला लीवो वाला जो ज़्यादा है ना, ये सपोज लीवो वाला 80 है और डेक्स्ट्रो वाला 20 है, तो है दोनों एक मिक्सचर में, पर एक 80 एक 20, तो दोनों को आप माइनस भी करोगे तो जो सोल्यूशन मिक्सचर है ना लीवो और डेक्स्ट्रो का, वो लीवो रिएक्ट करता है, ठीक है? चलो देखते हैं, देखो। सो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज, लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज, सिंस लीवोरोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज 92.4 डिग्री, -92 क्योंकि वो उल्टे एंगल में करता है, माइनस इज मोर देन डेक्स्ट्रोरोटेशन दैट इज जस्ट 52.5 प्लस, तो बचा क्या?
एक प्लस एक माइनस 92 माइनस, तो बचा कुछ 38 के टाइम में 30-40 केस में माइनस वाला बचा. सो द मिक्सचर इज स्टिल बिहेविंग अ लीवो. ठीक है. हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज brings about a change in the rotation from dextro to levo and the product is, और जो मिक्सचर है उसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं. नेक्स्ट इज माल्टोज. मैं माल्टोज और लैक्टोज कराती हूँ, देन विल टेक अ ब्रेक. माल्टोज अनदर डाइसेक्राइड. माल्टोज इज कंपोज ऑफ, माल्टोज में दोनों शुगर ग्लूकोज है, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज है. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है. ठीक है. और उसका लिंकेज होता है C1 और C4 के बीच में लिंकेज होता है. कोई भी ग्लूकोज का 1 कार्बन और 4th कार्बन के बीच में लिंकेज होता है. एंड यू गेट अ कंपाउंड. देखो 1 कार्बन 1 एंड कार्बन 4 ये बाइंड होगा. यहाँ से फिर से कार्बन 1 और कार्बन 1 अगर पॉलीसेक्राइड है ये बाउंड होगा. ठीक है. तो ये याद रखना C4 और C1 के बीच में लिंकेज होता है. एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री और द C1 सेकेंड कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. और एल्डिहाइड ग्रुप सेकेंड कार्बन का फ्री रहता है तो वो रिड्यूसिंग शुगर जैसा एक्ट करता है. लैक्टोज में आ जाओ. लैक्टोज में आपको एक गैलेक्टोज मिलता है और एक ग्लूकोज मिलता है. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आपको देखना है. तो गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में कहाँ वेरिएशन आता है देख लो. सुक्रोज और इसका ये देखो, इसका O दोनों नीचे के तरफ के O ज्वाइन हुए हैं. ठीक. लेकिन यहाँ पर ये O जो था ये ऊपर था, ये OH ऊपर था और ये OH नीचे था. और ये ऐसे एंगल में नहीं, दोनों नीचे नीचे OH नहीं थे और ऊपर ऊपर OH नहीं थे. यहाँ था एक का OH ऊपर था गैलेक्टोज का, एक का OH नीचे था और ये लोग आपस में कंबाइन हुए, तो ये ऐसे कंबाइन हुए. इस तरीके से लर्न करना. सो ये लैक्टोज का आपका स्ट्रक्चर है, ये लैक्टोज का आपका स्ट्रक्चर है. और ये देख लो आपका माल्टोज का, नीचे दोनों सिमिलर, तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिले. जैसे ही ये OH ऊपर, तो देख लो इसको तोड़ दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, इधर H जुड़ जाएगा, इधर H जुड़ जाएगा. तो देखो ये आपका एक गैलेक्टोज बन गया और एक आपका ग्लूकोज बन जाएगा. ठीक है. और देख लो ये इसका OH नीचे है और ये वाला OH इसका ऊपर है. तो यानी ये OH 4th कार्बन का और 1st कार्बन का दोनों ऊपर है गैलेक्टोज में, और यही OH 1st कार्बन का ऊपर है लेकिन 4th कार्बन का ग्लूकोज में नीचे है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैलेक्टोज. दोनों OH ऊपर कर दो गैलेक्टोज है, एक ऊपर एक नीचे कर दो, लेकिन 1 वाले को ऊपर रखना, 1 वाले को ऊपर रखना और 4 वाले पे गेम करना नीचे ऊपर का. तो ये आपका ग्लूकोज बन गया. पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स के बाद कार्बोहाइड्रेट्स. चलो पॉलीसेक्राइड्स के बाद लेट्स टेक अ ब्रेक. ठीक है, हम बाद में मिलते हैं.